नमस्कार, स्वागत है आपका कौशाम्बी टाइम्स में और मैं हूं सुशील मिश्रा। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में एक लव जिहाद का बेहद ही गंभीर मामला सामने आया है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी के पैंसा थाना क्षेत्र की एक लड़की 23 जुलाई को अपने घर से गायब हो जाती है। लड़की के पिता उसे खोजते हैं, रिश्तेदारियों में फोन करके पता करते हैं और साथ ही साथ जब थाने जाते हैं एफआईआर कराने तो कौशाम्बी जनपद की पुलिस की बेहद ही संवेदनहीनता देखने को मिली है। इस मामले में समाज की भी संवेदनहीनता देखने को मिली है। क्या है पूरी कहानी, आइए जानते हैं विस्तार से। आज हमारे साथ उस लड़की के पिता हैं, क्योंकि गायब होने के बाद लगभग एक हफ्ते बाद उस लड़की ने सोशल मीडिया में एक वीडियो जारी किया। उस वीडियो में यह लड़की कह रही है कि मेरे पिता मेरा मानसिक रूप से पिछले 6 महीने से शोषण कर रहे हैं, बेचना चाहते हैं। एक पिता के दिल पर क्या बीती होगी जब वह वीडियो इन्होंने देखा होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। पिता वह होता है जो अपने सपनों को मारकर अपने बच्चों की परवरिश करता है, लेकिन एक पिता के लिए कितना शर्मनाक होगा कि जब उसकी ही औलाद उनके ऊपर बेचने का आरोप लगाए। जो मामला सामने आया है लव जिहाद का, ये शुरुआत कहां से हुई? ये हॉस्पिटल जाती थी और उसको मैंने ही लगवाया वहाँ पे। अब उन्होंने हॉस्पिटल ज्वाइन किया? उसको उन्होंने फरवरी में ज्वाइन किया था, ये सन 2023 में। और वहाँ कंप्यूटर सीखने बाद मेरे से कही, पापा मैं थोड़ा सा अगर आगे प्रैक्टिस भी हो जाएगी तो मेरे भविष्य के लिए बेहतर होगा। मैंने कहा बहुत अच्छा बेटा, अगर ऐसी सोच है तो ये तो मैं इससे उत्साहित हूँ, बिल्कुल तुम जाओ। मैंने डॉक्टर साहब से बात किया, डॉक्टर साहब स्वीकार किए कि ठीक है हमें कंप्यूटर ऑपरेटर की आवश्यकता है और उन्होंने इसको रखा। ये बाखूबी अपना अच्छे से काम भी कर रही थी, परंतु वहीं पे वो अशफाक अहमद एक जिहादी वहाँ बैठा हुआ था और उसकी गिद्ध निगाहें उसके ऊपर बराबर लग गई। और उम्र क्या होगी अशफाक अहमद? उसकी 45 साल 46 साल। वो शादीशुदा है? हाँ, वो शादीशुदा है और वो उसकी पहली पत्नी को उसने आग लगा के मार दिया। उसका केस भी चल रहा है, जेल में ही रहा। कौशाम्बी टाइम्स इसकी पुष्टि नहीं करता, परंतु मैं इसकी पुष्टि और दावे के साथ कहता हूं, और क्योंकि हमारे ही नजदीक उनका गांव है जहां की वो बेटी थी और मैं उसको भली भांति जानता हूं, तो इसमें मैं दावे के साथ और पुष्टि के साथ कह सकता हूं कि उसको मार दिया इसने। और दूसरी शादी इसने नगिया मई में किया, उसको भी इसने संभवतः छोड़ दिया कि अभी नहीं छोड़ा, ये मुझे नहीं मालूम, परंतु इसका केस मुकदमा चल रहा है, ये जानकारी में मुझे आया मेरे प्रकाश में। तो कहीं ना कहीं ये एक सुनियोजित तरीके से इसकी गिद्ध नजर लव जिहाद में, इस जो जिहाद है इनका, उस जिहाद के उसमें ये जो है आगे बढ़ा और धीरे 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 इसने उस लड़की को अपने बहन के सहयोग से, इसकी एक बहन भी इसके साथ रहती है, उस बहन के सहयोग से इसको अपने प्रभाव में ले लिया। तो आपको इसकी जानकारी कब और कैसे मिली? इसकी जानकारी बेटी ने मुझसे स्वयं जो मिल के कहा कि पापा मेरे ऊपर ये दबाव बना रहा है शादी का। तो मैंने कहा फिर बेटा? तो उसने कहा कि मैं भी कर लूंगी। मैंने कहा ये संभव नहीं है। ये कब का मामला है? ये फरवरी का है, मुझसे फरवरी में उसने कहा। तो मैंने उसका सबसे पहले मोबाइल लेके मैंने कहा अब आज से तुम हॉस्पिटल नहीं जाओगी, और डॉक्टर साहब को मैं मना कर दिया। वहाँ के जो प्रबंधक हैं, संचालक हैं डॉक्टर राहुल केसरवानी जी, उनको मैंने मना कर दिया कि आज से बेटी मेरी नहीं आएगी। और सारी घटना उनको अवगत कराया, मिल के अवगत कराया। अब बताया कि इस तरह इसने आपके हॉस्पिटल में रहते हुए सुनियोजित तरीके से मेरी बेटी और मेरी बेटी का धर्म परिवर्तन, यहाँ तक कि मेरी बेटियां बता रही हैं कि वो घर में भी मुस्लिम रीति रिवाज अपनाना शुरू कर दिया और यहाँ भी करती थी। जो धार्मिक गतिविधियां जैसे पूजा पाठ करके वो जाना या और व्रत रहना, ये सारी चीजें वो छोड़ चुकी थी। परंतु मुझे बहुत बाद में ज्ञात हुई जब सारी घटनाएं घट गई। तो ये इस तरह इनका सुनियोजित तरीके से अभियान चला। तो बंद हो गया जैसे उसका हॉस्पिटल जाना, फिर क्या हुआ?
जब उसका बंद करवा दिया तो डॉक्टर साहब परेशान हुए कि ये जो हमारा अकाउंट का काम है, जो इसने कंप्यूटर में फीडिंग का काम है, इसके अलावा कोई और वहाँ ऑपरेटर था नहीं। तो कहा कि प्रभावित हो जाएगा, हम बहुत परेशान हैं, क्लोजिंग का महीना है। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब, आपकी बेटी के साथ अगर ये घटना हुई होती तो आप उस जिहादी को अब तक अपने हॉस्पिटल से बाहर कर दिए होते। आप अगर उसके साथ नम्रता का व्यवहार करते हुए आज भी उसको संरक्षण दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं दुखद है, ये नहीं होना चाहिए। परंतु वो नहीं सुने और मेरे ही पर दबाव देते रहे भावनात्मक रूप से कि बेटी को भेजिए, हमारा बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है। तो मैं एक भावुक होने की वजह से कि भाई हमारे ये यहाँ के प्रतिष्ठान है, लोगों की सेवा में कार्यरत है, तो इस भावुकता के कारण मैंने कहा कि ठीक है, आपका नुकसान नहीं होना चाहिए, परंतु ध्यान होना चाहिए कि वो आपकी बेटी है, आपकी बेटी जैसी है, मेरी बेटी नहीं, वो आपकी बेटी है, उसकी रक्षा और सुरक्षा का आपको ध्यान रखना होगा, तभी मैं आपके पास दोबारा भेज पाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगा, परंतु कहीं ना कहीं चूक करते रहे और उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि आज मेरी बेटी को जिहादियों के चंगुल में फंसी हुई है 23 तारीख से, और अभी तक उसका कोई सुराग नहीं चल रहा। जिहादी इनके यहाँ बराबर इनके हॉस्पिटल में वो आता जाता रहा और संरक्षण मिलता रहा। ये दुखद है और बहुत ही दुखद है। मुझे पूरी तरह से यह है कि ये सुनियोजित तरीके से कराया गया। इस मामले में FIR हुई? इस मामले में मैं 18 दिन तक परेशान रहा और अपने बहुत सारे संगठन, मैं एक हिंदू संगठन में भी जुड़ा हूं और उन लोगों से और अन्य संगठन के लोगों से भी प्रार्थना किया कि ये हालात से मैं गुजर रहा हूं, मेरे ऊपर ये है, प्रशासन मेरे ऊपर उल्टा दबाव दे रहा है, मेरे ऊपर दबिश दे रहा है, मुझे धमका रहा है कि तुम्हें जेल में बंद कर दिया जाएगा। परंतु FIR कॉपी कहाँ है? परंतु नहीं सुना गया और जब काफी दबाव दिया गया कि नहीं भाई, अब ये ज्यादा हिंदू संगठन संगठित हो रहे हैं, बवाल हो सकता है, तो जाके दबाव के तहत ये FIR दर्ज हुआ 18 दिन बाद। और ये FIR कॉपी का FIR कॉपी मैं आपको दिखा रहा हूं, बेटा FIR कॉपी लेकर आओ। तो इस तरह की घटनाएं लगातार होती रही और प्रशासन पूरी तरह से मौन और समर्थन। आपकी बेटी की उम्र कितनी? मेरी बेटी की उम्र 20 साल 3 महीने है। कुछ लोग आगे आए, दबाव बना, पुलिस ने FIR दर्ज की। ये कागज हमारे हाथ में है, वीडियो स्क्रीन पर आप इसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसमें धर्म परिवर्तन, जो उत्तर प्रदेश के योगी सरकार ने धर्म परिवर्तन का जो एक नया कानून लाया था, वो केस दर्ज हुआ है और साथ ही साथ इसमें कई लोगों के नाम दर्ज हैं। अशफाक अहमद जो मुख्य आरोपी है, आप वीडियो स्क्रीन पर इसे भी देख सकते हैं। यहाँ पर अशफाक अहमद हैं और हॉस्पिटल के संचालक का भी नाम है। यहाँ पर इनकी बेटियां हैं, उनसे बातचीत कर जानने का प्रयास करेंगे। जिस तरह से ये घटना घटित हुई उसके बाद से ये परिवार पूरी तरह से टूट गया है, बिखर गया है। अब जो बच्चियां हैं, जो छोटी बच्ची है, उसकी पढ़ाई पे संकट आ चुका है, क्योंकि जो घटना हुई है ये सोच नहीं पा रहे हैं कि अपनी बेटी को विद्यालय भेजें या ना भेजें। बच्चियां घर से बाहर नहीं निकल पा रही हैं, मानसिक दशा पूरी तरह से बिगड़ चुकी है, समाज को फेस करने की क्षमता यह परिवार खो चुका है। पुलिस ने यदि ईमानदारी से काम किया होता, आज लगभग 17 से 18 दिन, 23 जुलाई का मामला है, आज 12 अगस्त हो चुके हैं। आंकड़ा लगा लीजिए, अभी तक लड़की का आता पता नहीं लगा है। थोड़ा सा आप इधर आए, आ जाएं। एक पिता की आंखों का आंसू देखिए, छोटी बेटी है। जब से ये घटना घटी है, आप लोग क्या स्थिति? जब आपकी बहन यहाँ रहती थी तो कैसे समझ में आया आप लोगों को कि ये जो है, ये नमाज वमाज पढ़ती थी और इसने कॉपी में भी लिख रखा था कि मैं दुआ करने लगी हूँ और ये है वो है, ऐसे लिख रखा था। और उस मुसलमान के बारे में भी लिख रखा था कि हम मियाँ बीबी बहुत खुश हैं। इसने कागज में बाकायदा लिख रखा था। मैंने फोटो भी खींची थी पर मेरे मोबाइल से डिलीट कर दिया था इसने।
और उसके बाद कागज भी फाड़ दिया था। मैंने अम्मा को बताया था, मेरी जो एक बहन और बड़ी है उसको भी बताया था। और उसके बाद इसने कहा कि बहुत दिन की बात है, फिर इसके लिए मैंने और किसी से नहीं कहा था। और ये अपना वही सब नॉर्मल तरीके से रहती थी, लेकिन इसको मैंने नमाज वमाज पढ़ते देखा था। और जब कहा कि ये क्या कर रही हो, तो कही कि मैं वज्रासन कर रही हूँ और मैं कुछ भी करूँ, मैं दुआ करूँ, प्रार्थना करूँ, सब एक ही बात है। ऐसे आप अंदाजा लगा सकते हैं। हमने कल बातचीत की इनसे, जब इनकी आंखों में आंसू देखकर कहीं ना कहीं मन पीड़ित होता है। आज उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और राम के नाम पर वोट लेती है यह पार्टी। और इस पार्टी के रहते, सरकार में बने रहने के बाद भी अगर कानून व्यवस्था इस तरह का रवैया अपनाए तो क्या कहेंगे आप? इस परिवार की पीड़ा एक आम इंसान को दिखाई देती है। उत्तर प्रदेश सरकार को, उत्तर प्रदेश पुलिस को क्यों नहीं दिखाई देती? 20 दिन घटना घटे हुए बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक लड़की कहां है कोई अता पता नहीं है। आप समझ सकते हैं, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का गृह जनपद है कौशांबी। कौशांबी में यह घटना घटित हुई है। एक परिवार रो रहा है अपनी बेटी के लिए। बेटी ने जिस तरह का कार्य किया, उसके बाद भी एक पिता अपनी बेटी को माफ करने के लिए तैयार है और चिंतित है कि हमारी बेटी कहां होगी, किन हालातों में होगी। आप अंदाजा लगा सकते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं यही कहना चाहूंगा अपनी बेटी से कि बेटा, बहुत सारे बच्चों से अपनी गलतियां हो जाती हैं, माँ बाप उसको ध्यान नहीं देते हैं। मैं भी तुमसे प्रार्थना करता हूँ एक बाप होने की वजह से, और ये कहता हूँ कि तुम्हारे ही जीवन की रक्षा के लिए कह रहा हूँ। मेरा तो जितना बिगड़ना था उससे कई गुना बिगड़ चुका है, परंतु मैं तुम्हारे जीवन की रक्षा के लिए आज तुमसे निवेदन करता हूँ, तुम्हारे पैर पड़ता हूँ कि बेटा घर आ जाओ, घर आ जाओ। क्योंकि ये जल्लाद है, ये कभी भी मार के तुम्हें किसी भी सूटकेस में डाल देंगे, किसी भी नाले में फेंक देंगे और कहीं भी किसी भी प्रकार के तुम्हें क्षति पहुंचा देंगे। अभी भी समय है, लौट आओ, हम तुम्हें उतना ही सम्मान और उतना ही तुम्हें आदर देंगे। कहीं कोई, मेरी बेटियां भी तुम्हें उतना ही, आज उनका बुरा हाल है रो रो करके। हमारे पूरे घर में अब हम केवल कैसे जी रहे हैं, मर नहीं रहे, बस इतने बाकी है और बाकी हमारे लिए अब कुछ बचा नहीं है। अब क्या बताएं, अब हम इससे चलिए, नहीं बोल पा रहे। एक पिता की पीड़ा को हमने दिखाया। आपका धर्म बनता है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और यह वीडियो आप तक हमारी पहुंचती है तो निवेदन है, एक पिता के निवेदन को स्वीकार करें और आप अपने घर आए। आपका पूरा परिवार पलके बिछाए आपका इंतजार कर रहा है और सभी लोगों से कहेंगे कि अपना फर्ज निभाइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। कम से कम प्रशासन अपना काम ईमानदारी से करे, उस बेटी को बरामद करे। आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।